हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा एक नया पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक यात्रा यह भी, जो राम दशरथ मिश्र द्वारा लिखा गया है। अब राम दशरथ मिश्र जी की बात करें तो वह हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार है, यानी वेल नोन पर्सन है। और अगर उसके कुछ चर्चित उपन्यास देखें तो उसमें है जलता हुआ, जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। कविताएं में हम अगर देखें तो बेरंग, बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते, ये सारी उसकी फेमस कविताएं हैं। अब हम सीधा चलते हैं हमारे इस पाठ की जो स्टोरी लाइन है उसमें। तो इस पाठ में आप क्या सीखोगे? तो टाइटल एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने के पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंध दो की खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। यानी यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं, जो उसकी स्टोरी लाइन है, जो इसकी थीम है, वह क्या है कि हमें हमारे समाज में रही हुई स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तब जाके ही हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा। अब आपको पता है कि हर रोज़ आप समाचार में, न्यूज़ में ऐसा पढ़ता रहते हैं कि किसी लड़की का रेप हुआ, किसी स्त्री का रेप हुआ। इतना ही नहीं बल्कि उस पर कई सारे जुल्म गुजारे जाते हैं, वो सभी आपको पता ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे समाज में स्त्रियों का उतना सारा महत्व नहीं दिया जाता। महत्व की बात छोड़ो, उसकी रक्षा भी नहीं की जाती। लेकिन हमें एक अच्छे नागरिक होने की वजह से हमें क्या करना है? तो हमें स्त्री का सम्मान करना है, हमें स्त्री की रक्षा करनी है। क्योंकि जहाँ पर स्त्रियाँ सेफ नहीं है, उस देश की अधोगति निश्चित है। और इसको ध्यान में रखते हुए इस पाठ में हमें यह समझाने का प्रयत्न किया है कि स्त्रियों का सम्मान करो, स्त्रियों की रक्षा करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पाठ में क्या है, इसकी स्टोरी लाइन क्या है। लेखक कहते हैं, मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा भीरू यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी यात्राएं करता है वह कहलाता है यात्रा भीरू, ट्रैवलर इन इंग्लिश। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। जब भी आप यात्रा पर जाते हैं, आपके माइंड में कोई भी आइडिया क्लियर नहीं होगा कि आप कैसे व्यक्ति से मिलेंगे और कैसे कैसे व्यक्ति आपके कांटेक्ट में आएंगे। चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो, और प्लेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि कैसे व्यक्तियों से आपका मुकाबला होने वाला है। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंशंत किराया मांगने वाले ऑटो से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह भी चिंता बनी रहती है। और जब आप नए शहर में जाते हो तो सबसे बड़ी जो रिस्क फैक्टर आप में होती है वो कौन है? ऑटो वाले। क्यों? क्योंकि नए व्यक्ति को देखकर ही उन लोगों को पता चलता है कि यह व्यक्ति नया है और इससे हम मन चाहे जितना भाड़ा वसूल सकते हैं। और आगे कहते हैं लेखक कि नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह भी हमें एक चिंता रहती है। आप नए शहर में जाकर ऐसा नहीं कि तुरंत आप सेट हो जाएंगे, आपको टाइम लगेगा। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। तो हमारे जो लेखक है वो ग्वालियर नामक एक गांव है, वहाँ पर जाते हैं। और किस लिए जाते हैं? एक डॉक्टर से मिलने के लिए। पत्नी साथ थी, पत्नी के साथ वह गए थे, इसीलिए आश्वस्तित बनी हुई थी, यानी कोई कंपनी देने वाला तो है। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। और स्टेशन पर उतरते ही आपने भी यह देखा होगा कि जब भी हम कोई नए स्टेशन पर उतरते हैं ट्रेन में से, कई सारे ऑटो वाले हमारे आसपास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। और सब अपने तरीके से
हमें आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं, तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिलता है। और इतने में एक नवयुवक ऑटो वाला जो है वह साथ लग जाता है। हम कुछ बोले बिना ही आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी। अब नवयुवक ऑटो वाला है और लेखक एजड व्यक्ति, एजड यानी अबाउट 50 हो गए, और ऑटो में वह बैठे हुए हैं। और तभी से वह नवयुवक आवाज़ लगाता है, बाबूजी। कैसी फीलिंग है ये देखो। बाबूजी यानी अगर ऐसा हम कह सकते हैं कि वह जो नवयुवक था वो संस्कारों में काफ़ी अच्छा था, और इसीलिए लेखक को वह बाबूजी कहकर पुकारता है और बोलता है, आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं ले लेते, ऐसा वह बोलता है। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण था कि मैंने स्वीकृति दे दी। और आपको पता ही है कि कई ऑटो वाले होते हैं, वो हमें भी कुछ इस तरह से आकर्षित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। और लेखक से ना बोला गया और उन्होंने हाँ बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ही चलते हैं, जाना तो है ही। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। ऑटो में चले जाते हैं, प्रेम भरी बातें करते रहते हैं और डॉक्टर के वहाँ पहुँचा देते हैं। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है, और ऐसा ज्ञात होता है कि डॉक्टर की जो क्लिनिक की जगह है वो बदल चुकी है। अभी भी वह नवयुवक, वह ऑटो वाला लेखक के साथ ही है। ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं, तो ऑटो वाला बोलता है, बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। यहाँ से हमें पता चलता है कि यह ऑटो वाला व्यक्ति अच्छा व्यक्ति था, रिस्पेक्ट करता था, पैसे भी नहीं मांग रहा था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एक ऑटो वाले के लिए। और यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना, ऐसा भी बोलता है। उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। और लेखक कहते हैं कि मुझे देर लग जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हें नए पैसेंजर भी बिठाने होंगे, तो अच्छा रहेगा तुम यहाँ से चले जाओ। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। घंटा भर उसके वक्त लग जाने के बाद भी वह ऑटो वाला वहीं पर खड़ा था। और तब जाकर लेखक को कुछ महसूस हो रहा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। हो सकता है कि नेगेटिव थॉट्स भी उसके माइंड में आए और पॉजिटिव थॉट्स भी आए। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति आपका पीछा करने लगे तो आपको शंका हो सकती है। लेखक के बारे में लेखक भी कुछ ऐसा ही शंका करने लगे थे कि यह ऑटो वाला कुछ तो है, देखते क्या होता है। वह हमारे भीतर घर करता गया। वह ऑटो वाला अपने आप को उस लेखक के साथ कनेक्ट कर रहा था। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? और इवन होटल पर छोड़कर वह फिर से पूछने लगता है कि फिर कब आऊँ। किसको पूछता है? लेखक को। अब यहाँ पर कन्वर्सेशन शुरू होता है लेखक और ऑटो वाले के बीच। यानी लेखक पूछते हैं, इसका मतलब क्या? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना, आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा, वैसे यहाँ कब तक है? ऐसा ऑटो वाला पूछता है। और जो आंसर मिलता है उसको, वह ऐसा कहता है कि कल शताब्दी से लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब ले जाऊँ? भाई आज तो थके हुए हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे, ऐसा लेखक कहते हैं। ठीक है बाबूजी, यह मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। और जो बाबूजी है वो कहते हैं कि आज तो मुझे घूमने फिरने की कोई इच्छा नहीं। तो ऑटो वाला कहता है, कोई बात नहीं, ये मेरा नंबर ले लीजिए और जब भी आपको घूमने का मन करे तुम मुझे बोल देना। अभी ऑटो वाला जो है वह लेखक को बाबूजी कहता है, इसलिए लेखक को कोई भी शंका नहीं होती। वो भी कुछ अपना सा फील कर रहे हैं किसके लिए? ऑटो वाले के लिए। आगे देखते क्या होता है।
अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। लेखक जो है वह प्रश्न करते कि अपना नाम तो बताओ। नाम बताया मोहन, और मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। घूमना फिरना भी वह शुरू कर देते, लेखक, उसकी पत्नी और मोहन। मोहन उसे सारी बातें बताता है, दिखाता है। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा के नाम से संबोधित करता है, वो भी अच्छी बात है। घुमा घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। फाइनली एक ऐसा कनेक्शन हो जाता है कि कोई व्यक्ति आपके साथ 2-3 बार आए तो आप भी एक अच्छी तरीके से फील करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये व्यक्ति अननोन है लेकिन फिर भी हम उसे जान चुके हैं, अच्छा है। और इसीलिए लेखक जो है वो फाइनली उसको चाय के लिए कमरे में बुला लेते हैं। ट्रस्टेबल व्यक्ति अब हो गया है वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? अब थोड़ा फैमिली कन्वर्सेशन शुरू होता है, लेखक, उसकी पत्नी और यह रिक्शा वाले के बाद साथ। तो प्रश्न पूछते कि बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। और वह कहता है नहीं, वो मूलतः आगरा यानी कि दिल्ली का है, लेकिन यहाँ पर आना पड़ता है, कोई वजह रही होगी। और ऐसा कहते कहते उसे लगा कि कुछ वह भरा है, यानी उसकी आंखों में कुछ आंसू से आ चुके हैं। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, चलो देखते हैं क्या है। इसलिए चुप रहे, लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर चुके थे और बड़े भाई ने मेरी परवरिश की थी। भाई वकील है, मैं बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि यहाँ पर वह रुक जाता है। उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि माँ बाप जो थे वो तो बचपन में गुजर चुके थे। भाई ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। वह वकील है और वो खुद भी एक बीए पास व्यक्ति है, यानी ग्रेजुएट पर्सन है और नौकरी की खोज में था। लेकिन आगे क्या होता है वह नहीं कहता है। एक चुप्पी सी छा गई, यानी वो एकदम चुप हो जाता है। हमें लगा कि उसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है, उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। लेकिन फिर से वह अपनी बात शुरू करता है। एक दिन भटक भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास सी तिथियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। तो मोहन जो था वह नौकरी की शोध में इधर उधर घूम रहा था। और तब जाके क्या होता है कि एक दिन वह लौट रहा था और रास्ते में एक परिचित सी लड़की उसको मिल जाती है। परिचित है लड़की, बदहवस्ती थी, यानी कि थोड़ी उसकी जो कंडीशन थी वो थोड़ी घबराई हुई थी। धिधियाती हुई वह बोलती है, मोहन मुझे बचा लो। डेफिनेटली वह कोई परिस्थिति में ही होगी, कोई कंडीशन, कोई प्रॉब्लम उस पर आई होगी और इसीलिए वह कहती है कि मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मोहन प्रश्न पूछता है और वह लड़की पूछती है कि मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। अब अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं यानी उसके माँ बाप की भी कोई ऐसी कंडीशन रही होगी जिसकी वजह से वह अपनी एक लड़की को बेच रहे यानी अपने शरीर के व्यापार के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए उसको बेच रहे थे। और वह बेचने वाली और कोई नहीं बल्कि उसके माँ बाप थे। लेकिन माँ बाप की भी कोई मजबूरी रही होगी, पैसे के लिए ऐसा कर रहे होंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुसट अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। लड़की बहुत श्योर थी, भले ही मुझे मेरे माँ बाप बेच दे, लेकिन फिर भी मैं उस अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी, यानी नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंज में पड़ गया, क्या करूं? अब जो मोहन था वो भी थोड़ा घबराने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, यानी पुलिस स्टेशन उसे चला जाना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है।
और थानेदार साहब बोले कि इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फ़िलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। चलो कोई बात नहीं, इसके माँ बाप को तो हम हवालात में डाल देंगे, लेकिन इस लड़की के साथ क्या किया जाए। वह अकेली है, उसके साथ कोई नहीं है दूसरा, तो इसका उसे टेंशन होने लगा। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई? मैंने सिर न में हिलाया। जो थानेदार है वह बोलता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है मोहन। तो डेफिनेटली उस टाइम वह नौकरी खोज रहा था, तो उसे शादी कैसे हो सकती है, नौकरी के बाद ही शादी हो सकती है ना, ऐसा नहीं कि आप बिना नौकरी का शादी कर लोगे। सेम केस यहाँ पर है। तो मोहन कहता है नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। तो बोले तुम इसे शादी क्यों नहीं कर लेते। जो थानेदार है उसे सुझाव देता है कि ऐसे अकेली लड़की है तो अच्छा रहेगा कि तुम उससे शादी कर लो और उसकी ज़िंदगी बचा लो। लेकिन मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए। जो मोहन है वो पहले तो थोड़ा कन्फ्यूज़न में आ जाता है, लेकिन सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी भी एज है मैरिज करने की, नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन अभी जो छोकरी मिल रही है उसे थोड़ी ना हम ठुकरा सकते। तो उसने सोचा और कहा कि चलो ठीक है, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तो मोहन जानना चाहता है कि मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस लड़की को भी पूछना पड़ेगा कि वो मेरे साथ शादी करेगी या नहीं करेगी। तो वह कहता है कि सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उसे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन स्टोरी ऐसी चल रही है कि चलो कोई बात नहीं, लड़की ने भी हाँ बोल दिया, लड़के ने भी हाँ बोल दिया, क्योंकि लड़की अकेली है तो डेफिनेटली वो भी ऐसा प्रस्ताव अगर मिल रहा है कोई शादी करने के लिए, उसे तैयार है, उसकी जान बचाने के लिए तैयार है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मोहन भी एक अच्छा लड़का है, वो भी सोच रहा था कि अगर कोई लड़की की ज़िंदगी मेरे बचाने से और मेरे शादी करने से उसकी ज़िंदगी बच जाती है तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या मोहन, अम्मा जो है वह प्रश्न पूछती है। इसका टॉक अभी, इसका जो कन्वर्सेशन है वो लेखक और लेखक की पत्नी के साथ चल रहा है। तो लेखक की पत्नी उसे प्रश्न पूछती है कि लेकिन क्या मोहन। बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी करना चाहती रही, बात भी तय हो चुकी थी, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि मोहन की शादी ऑलरेडी उसकी जो भाभी है वह अपनी बहन से करवाना चाहती थी। इतना ही नहीं बल्कि उसकी बात भी तय हो चुकी थी। फिर क्या हुआ बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा। वह एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है कि चलो भाभी की लड़की जो बहन है वो तो अच्छी है, उससे तो कोई भी खानदानी लड़का आके शादी कर लगेगा, लेकिन यहाँ कोई संकट, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो ज़िंदगी खतरे में है। किसकी ज़िंदगी? जो थोड़ी सी परिचित लड़की है जिसे अधेड़ के साथ बेचा जा रहा है, उस लड़की की ज़िंदगी तो खतरे में है। क्यों? क्योंकि अगर उसे बेचा गया तो वह अपने आप को बेचने नहीं देगी बल्कि अपनी जान दे देगी। और ऐसा सोचकर मोहन मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि चलो शादी तो मैं इससे ही करूँगा ताकि इसका जीव बच जाए। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी है, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। चलो लड़की भी जानी पहचानी है, सुंदर भी है, और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि वह संकट में है, तो ऐसी लड़की को क्यों किसी के हवाले छोड़ दिया जाए। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। और मोहन मन ही मन डिसीजन ले लेता है कि इससे विवाह करना तो अच्छा होगा ही, लेकिन मानवीय भी होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने संकट में पड़ी एक लड़की की रक्षा की थी इसलिए। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, लेकिन क्या है? फिर लेकिन हाँ, अब समस्या यह है कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट, जैसा कि मैंने आपको कहा। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी नाराज़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाभी की
जो बहन है उसकी शादी मोहन से करवानी थी, इसलिए इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। किसके माँ बाप? उस लड़की के माँ बाप। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इस नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। नारी निकेतन एक ऐसी जगह है जहाँ पर नारियाँ, स्त्रियाँ, ऐसी जो स्त्रियाँ हैं जिस पर कोई प्रकार का संकट है, कोई भी प्रकार का संकट पर आने वाले कोई भी नारी, कोई भी स्त्री यहाँ पर जा सकती है और वहाँ पर रह सकती है और सेफली वहाँ पर उसको रखा जाता है। तो थानेदार ऐसा सुझाव देता है कि मैं उसको कुछ दिन के लिए वहाँ पर रखवा दूंगा ताकि उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए। आगे कहता है, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि जो थानेदार है वो ऐसा भी कहता है कि उसकी शिकायत भी उसके माँ बाप के विरुद्ध लिख लेता हूँ। आगे समय पसार होता है। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। फाइनली मोहन और वह लड़की शादी कर लेते हैं। और मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। कथा सुन रहा हूँ, लगता है कि कथा सुन। कई बार हम सोचते हैं कि जो थानेदार पुलिस व्यक्ति है वो अच्छे नहीं है, लेकिन वो भी एक इमोशनल व्यक्ति होते हैं। वो भी जानते हैं कि किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। और लेखक ऐसा सुनकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। और मोहन बोलता है, आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। जो थानेदार था वह थानेदार तो था ही, लेकिन साथ साथ वह एक कवि भी था। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। अब वो कवि है तो डेफिनेटली संवेदनाएं तो उसमें रही होगी। वो एक काफ़ी अच्छी बात थी। हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। हाँ, तब। और लेखक ऐसा सुझाव देते कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई ना कोई क्षेत्र में ऐसे लोग तो हमें मिल जाते हैं। तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। और जब उसके भाई और भाभी को, मोहन के भाई और भाभी को ऐसा पता चलता है कि मोहन ने शादी कर ली, तब क्या होता है वह उसे घर से निकाल देते हैं। और उसका रीज़न भी हमारे सामने थे। क्या? कि एक तो मैंने उसकी साली यानी भाभी की बहन से शादी नहीं की, और दूसरा जिस लड़की से की वह किसी और जाति थी। और ये भी एक मेन क्वेश्चन था कि वह उसकी जो जाति थी, उसकी जो ज्ञाति थी, वो भी दूसरे समाज से बिलोंग करती थी। और इसकी वजह से क्या होता है, भाई और भाभी मोहन को घर से निकाल देते हैं। तो आज का डिस्कशन यहाँ पर स्टॉप करते हैं और कल यहीं से हम हमारा पाठ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मैंने जो वर्कशीट भेजी है उसको लिखते रहिए। थैंक यू।